गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, बढ़िया ही रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल हमने लेंस मेकर फॉर्मूले की बात की थी। क्या की बात की थी? लेंस मेकर फॉर्मूले की। कल हम लोग क्या बात कर रहे थे? लेंस मेकर फॉर्मूले पे बात कर रहे थे। और लेंस मेकर फॉर्मूले में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 1/f इज इक्वल टू कितना आया था? n2/n1 -1 इंटू में कितना था बच्चा? कितना था जी? ये था अपने पास 1/r1 -1/r2। कितना हम लोगों ने देखा था? मैंने बताया था n2/n1 बराबर कितना होता है? 1n2। 1n2 दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, यानी मैं इसको बोल सकता था 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1n2 -1 इंटू में कितना आएगा? ये आएगा 1/r1 -1/r2। इतना हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ लिया था। इसके बाद में जब हम आगे पढ़े थे तो हमने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन भी देखा था। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या देखा था? रिलेशन भी कल हम लोगों ने देखा था। उसके बाद में हमने क्या देखा था? हमने देखा था लेंस के अपवर्तनांक तथा फोकस दूरी के मध्य रिलेशन की भी हम लोगों ने बात कर ली थी। जब इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था तो हमने बात की थी रेखीय आवर्धन की। और रेखीय आवर्धन हम लोगों ने पढ़ा था m इज इक्वल टू कितना पढ़ा था बच्चा? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर v अपॉन u। v अपॉन u, ये हमने क्या पढ़ा था? रेखीय आवर्धन पढ़ा था। जैसे ही हमने रेखीय आवर्धन पढ़ा था तो फिर हमने देखा था लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी तो फोकस दूरी को क्या होना पड़ेगा? घटना ही पड़ेगा। क्लियर है दूसरी बात? यहाँ तक कल हम लोगों ने बात कर ली थी। जब कल हमने यहाँ तक बात कर ली थी तो मैंने कल आपको बताया भी था कि आगे अपने जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे लेंसों का संयोजन। क्या आएंगे? लेंसों का संयोजन की हम लोग बात कर रहे होंगे। अब लेंसों के संयोजन का क्या तात्पर्य है सर जी? लेंसों के संयोजन का तात्पर्य है कि मान लो मैंने क्या किया, दो लेंस लिए और दोनों लेंसों को एक दूसरे से सटा के रख दिया। दो छोटे लेंस लिए और दोनों छोटे लेंसों को क्या कर दिया? एक दूसरे के पास पास सटा के रख दिया। जब एक दूसरे के पास पास सटा के दो लेंसों को रख देंगे तब फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। उसके बाद में हम आगे कर देंगे तो हम देखेंगे कि अगर दो लेंसों को कुछ दूरी पर रख दिया जाए, भाई एक बार तो मैंने सटा के रख दिया दोनों लेंसों को, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेंस यहाँ पे दूसरा लेंस कुछ दूरी पे, दोनों के मध्य की दूरी मैंने कितनी मान ली? मान लो d दूरी पे दोनों रखे सॉरी, जब d दूरी पर दोनों रखे हैं तब फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि मान लो दो लेंस नहीं, मैं तो 3 लेंस रख रहा हूँ, मैं 4 लेंस रख रहा हूँ, मैं 50 लेंस रख रहा हूँ, तब कंडीशन क्या क्या बन के आएंगी? इन बारे में हम लोग आज बात करने वाले। ठीक है, जैसे ही लेंसों का संयोजन हम लोग कर लेंगे तो आगे हम लोग बात करेंगे इकाई की प्रिज्म की। अगला अपना जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? प्रिज्म होगा। क्लियर है सी बात? चलिए तो हम लोग बात करते हैं, इकाई की बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं सर जी अपने इकाई की लेंसों के संयोजन की बात कर लेते हैं। तो अगला अपना टॉपिक है कौन सा है सर जी? अगला अपना टॉपिक है लेंसों का संयोजन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेंसों का संयोजन।
संयोजन। ठीक है, आई की बात कर रहे हैं हम लोग, लेंसों के संयोजन की बात कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से हम लेंसों के संयोजन की बात करेंगे। लेंसों के संयोजन की हम लोग बात कर रहे होंगे, वो कैसे कर रहे होंगे, देखिए बेटा जी। देखिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पास दो लेंस है। मैंने कहा माना 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 दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां जिनकी फोकस दूरियां फोकस दूरियां दूरियां क्रमशः क्रमशः कितनी है बेटा, F1 व F2 है। F1 व F2 है। एक दूसरे से एक दूसरे से सटाकर सटाकर रखे हुए हैं। रखे हुए रखे हुए हैं। एक दूसरे से क्या है बेटा, सटा के रखे हुए हैं। जब सटा के रखे हुए हैं तो देखिए क्या कंडीशन बन के आएगी। मैंने कहा कि मेरे पास में एक लेंस ये हो गया, कौन सा हो गया बेटा, मैं दो लेंसों की बात कर रहा हूं, और दो लेंसों की अगर मैं बात करूंगा क्या कंडीशन बन के आएगी। एक लेंस ये हो गया अपने पास, और दूसरा लेंस अपने पास में ये हो गया। ये इस प्रकार से मैंने क्या कर लिए, दो लेंस लिए और दोनों लेंसों को क्या कर लिया, एक दूसरे से सटा के रख दिया। जब एक दूसरे से मैंने सटा के इस प्रकार से रखा, अगला मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं कि इनका मैंने ले लिया मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष मैंने किस प्रकार से लिया, ये इनका क्या हो गया, एक मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया बच्चा, मुख्य अक्ष। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि मान लो इन लेंसों पे इन लेंसों पे लेंसों के समक्ष यहां मान लिया मैंने एक वस्तु रखी है, एक ऑब्जेक्ट है O। ये क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट O रखा है, और इस ऑब्जेक्ट से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्रकाशिक किरण डाली इस प्रकार से, ये गई प्रकाशिक किरण, और वो प्रकाशिक किरण यहाँ से अपवर्तित हुई। फिर इसके बाद में ये प्रकाशिक किरण कहाँ जाके मिल रही है, मान लो इस बिंदु पे जाके मिल रही है। अच्छा अगर ये लेंस न होता तो यही प्रकाशिक किरण, यही वाली जो प्रकाशिक किरण है वो कहाँ जाके मिल रही होती, वो प्रकाशिक किरण कहाँ जाके मिल रही होती बेटा, वो प्रकाशिक किरण मिल रही होती आपकी जाके ऐसे करके जा रही होती, और कुछ न कुछ दूरी पे यहाँ जाके। क्लियर है इतनी सी बात, आ रही बात समझ में। तो अगर मैं देखूं तो वास्तविक जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, और आभासी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। भाई यहाँ से अगर ये लेंस ना होता तो ये के इस लेंस ने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा प्रकाशिक किरण को अपवर्तित और कर दिया, विक्षेपित कर दिया। तो ये प्रकाशिक किरण यहाँ न मिलके कहाँ मिल गई, यहाँ इस बिंदु पे मिली। जैसे इस बिंदु पे मिली तो मैंने क्या कहा, वास्तविक प्रतिबिंब तो यहाँ बन रहा है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब अगर ये वाला लेंस दूसरा वाला लेंस ना होता तो कहाँ मिल रहा होता, यहाँ मिल रहा होता। मैंने कहा इसकी जो फोकस दूरी है, इसकी फोकस दूरी F1 मान लेते हैं, और इसकी फोकस दूरी कितनी मान लेते हैं बेटा जी, F2 मान लेते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। जैसे ये बात की हमने तो हम क्या करते हैं, अब आगे बात करते हैं फोकस दूरी की। तो मैं अगर कहूं यहाँ से, मैं क्या करूंगा, यहाँ से अगर बात करूं तो मैं क्या बात करूंगा, मैं बात करूंगा साहब कि यहाँ से
ये जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, इसको मानेंगे b। ये वाली जो दूरी है यहां से यहां तक की, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, आपने कहा सर इसको मान लो आप b डैश। और ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, और इस वस्तु की दूरी को क्या मान लेता हूं मैं, u मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं मैं, u मान लेता हूं। क्लियर है इतनी सी बात। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो। आप लोगों ने कहा सच्ची अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, नहीं है तो आप समझिए। मैं अगर देखूं, हम जानते हैं कैसे बेटा, लेंस मेकर, या मैं कहूं अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर है। तो यहां से अगर कहूंगा, मैं कहूंगा 1/f1, 1/f1, 1/f1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/v माइनस 1/u होगा। और इस वाले लेंस के लिए अगर मैं देखूं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ। तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, v डैश। कितना आएगा, 1/v डैश माइनस 1/, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। क्लियर है इतनी सी बात। आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। मैं कहूं ये तो कौन सा हो गया, प्रथम लेंस द्वारा। मैं कहूं द्वितीय, मैं क्या कह दूं आप लोगों से, मैं कह दूं बेटा जी द्वितीय लेंस से, द्वितीय लेंस से, द्वितीय लेंस से अगर मैं देखूंगा तो क्या कंडीशन बन के आएगी, आप लोग कहेंगे सर जी द्वितीय लेंस से कंडीशन बन के आएगी 1/f2 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/v माइनस 1/u। और इसके लिए, इस वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब तो यहाँ बन रहा है, कितना आएगा 1/v माइनस 1/u। इस वाले प्रतिबिंब के लिए रियलिटी में अगर देखा जाए तो वस्तु का काम तो कौन कर रहा है, यही तो कर रहा है। तो यहाँ से अगर देखूंगा तो कितना आएगा 1/v डैश। दैट इज इक्वेशन सेकंड। मैंने क्या कर दिया, दो समीकरण बनाए और दोनों समीकरणों को इस प्रकार से मैंने रख दिया। क्लियर है इतनी सी बात। आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। तो मैं यहां से क्या कर दूं, मैं कह दूं समीकरण, समीकरण एक व समीकरण दो को क्या कर दें, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण एक और दो को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ेंगे। जब समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f1 ये रहा, कितना 1/v डैश माइनस 1/, कितना बेटा u, बराबर, सॉरी प्लस, प्लस में कितना आएगा, प्लस में आ जाएगा ये 1/v माइनस 1/v डैश। आपने कहा बिल्कुल आएगा सर जी। मैंने कहा तो काटा पीटी करो, ये प्लस का ये माइनस का दिस बाई दिस कैंसिल आउट, गया, अरे गया कि नहीं। आप लोगों ने कहा बिल्कुल गया सर। जब बिल्कुल गया तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, मैंने कहा बेटा जी यहाँ से निकल के आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू कितना आया 1/v माइनस 1/u। और यही आपका क्या, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि सर जी 1/v माइनस 1/u तो कितना होता है, 1/f होता है। कितना होता है, 1/f होता है। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर है इतनी सी बात। आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा बेटा जी
यही आपका क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर। अब कंडीशन क्या होगी, अब अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा, क्या देखा कि सर जी अगर अगर दो लेंसों को एक दूसरे से सटाकर रख दिया जाए, लेकिन अगली कंडीशन में ये देख रहा हूं कि यदि लेंसों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाए, हरिया समझ में, तो मैं आगे क्या कह रहा हूं इसमें, मैं आगे क्या कह रहा हूं, क्या मैं कह रहा हूं, यदि मैं क्या कह रहा हूं कि यदि 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 लेंस एक दूसरे से एक दूसरे से दूरी, और दूरी कौन सी डी, दूरी डी पर रखी हो, दूरी डी पर रखी हो, लेंस क्या होगी, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हो। अगर डी दूरी पर स्थित होंगे तब क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर जी तब निकल के आएगा 1/f, 1/f इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सर आपके पास में अगला फॉर्मूला, यही क्या बन जाएगा आपके पास में अगला फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, आ रही है समझ में, कि अगर कंडीशन ऐसी हो कि दो लेंस एक दूसरे से सटाकर रखे जाएं तो क्या निकल के आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 निकल के आएगा। अब कंडीशन क्या हो जाए कि जब एक दूसरे से सटाकर रखे, मैंने क्या कर दू, एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे रख दू, थोड़ी दूरी मतलब दूरी के बीच की दूरी कितनी हो जाए, डी, जब बीच की दूरी डी होगी तब जो फॉर्मूला बन के आएगा वो कितना होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू है। अरे हाँ बोलो रे, आ रही है बात समझ में, क्लियर है, चलिए करिए एक बार। हो गया बेटा जी। अब आप लोगों ने कहा सर जी अभी तक आप क्या कर रहे हो, दो लेंसों की बात कर रहे हो, क्या की बात कर रहे हो, दो लेंसों की बात कर रहे हो, अगर दो से अधिक लेंस हो जाए तो ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि लेंस अगर दो से अधिक हो जाए तब क्या कंडीशन बन के आएगी, मैंने कहा अभी देख लेते हैं क्या कंडीशन बन के आएगी। चलिए तो मैं कह रहा हूं, इसको क्या मान लिया मैंने, ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया साहब केस फर्स्ट, केस पहला, पहला केस ये हो गया। मैं केस सेकंड की बात कर रहा हूँ, केस सेकंड की मैं बात करूं तो केस सेकंड की क्या बात निकल के आएगी, केस सेकंड की बात ये निकल के आएगी कि यदि कंडीशन ऐसी हो, यदि कंडीशन ऐसी हो, कैसी हो सर जी, कंडीशन ऐसी हो जाए, अगर कंडीशन ऐसी हो जाए, केस सेकंड, केस सेकंड, और केस सेकंड कहता है यदि यदि दो से अधिक लेंस, यदि दो से अधिक लेंस एक दूसरे के एक दूसरे के संपर्क में रखते हो, संपर्क में रखे हो, क्या हो जाए अगली बार, दो से अधिक लेंस हो जाए, भाई अब तक हम क्या की बात कर रहे थे, दो लेंसों की बात कर रहे थे, अब क्या हो जाए, दो से अधिक लेंस हो जाए, अगर दो से अधिक लेंस हो जाएंगे तब कंडीशन क्या बन के आएगी, कुछ नहीं आएगी सर जी, सिंपल सी बात है, आप तो एक काम कर लो कि अगर दो लेंस से अधिक होंगे तो निकल के आएगा 1/f इज इक्वल टू
क्या आएगा 1/f इज इक्वल टू निकल के आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस और बहुत से हैं डेट 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 मैंने क्या कर दिया 1/f ऑफ n। जितने लेंस आपको रखने हैं उतने लेंस आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। अगर बात आ जाएगा कि शक्ति की तो आप जानते हैं P बराबर कितना होता है 1/f होता है। P बराबर कितना होता है 1/f होता है। तो हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि P बराबर कितना होता है 1/f होता है। P बराबर कितना होता है 1/f होता है। जब P 1/f होता है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि शक्ति P बराबर कितनी निकल के आएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डेट 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 प्लस की कितना आ जाएगा P ऑफ n हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी P ऑफ n हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं इस प्रकार से आप बता सकते हैं। क्या बताएंगे बेटा हम बताएंगे कि सर जी क्या हो जाएगा कंडीशन ये इस प्रकार से निकल जाएगी। यदि दो या अधिक लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तब आप क्या कर सकते हो इस प्रकार से फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हो। और ध्यान रखना दो या दो से अधिक लेंसों का संयोजन बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है। तो ध्यान रखें लेंसों के संयोजन को क्या करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लियर है हरी और समझ में एक बार क्या करेंगे इसको नोट डाउन करेंगे। हो गया बेटा जी क्लियर है इतनी सी बात। चलिए तो अब तक की अगर हम बात करें तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया आपने कहा सर जी अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया अपना लेंस पढ़ लिया। लेंस के बाद में हमने क्या पढ़ लिया लेंस के बाद में हमने पढ़ लिया सर जी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था प्रकाश। प्रकाश भी क्या होता है प्रकाश की के बाद में देखा प्रकाश क्या होता है प्रकाश के गुणधर्म पढ़े। फिर क्या पढ़ा हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। प्रकाश के परावर्तन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा दर्पण पढ़े। दर्पणों के क्या क्या गुण होते हैं किस प्रकार प्रतिबिंबों का निर्माण होता है क्या क्या फॉर्मूले निकल के आते हैं इन सारी चीजों के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद में हम आगे बढ़े तो हमने देखा आपका अपवर्तन अपवर्तन की परिघटना देखी अपवर्तन के नियम पढ़े और उसमें क्या पढ़ा था एक स्नेल का नियम पढ़ा था और मैंने बताया अभी था स्नेल का नियम का मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर सिलेबस। या आपके लिए क्या होता है महत्वपूर्ण होता है स्नेल का नियम और आपने देखा भी था कई जगहों पर स्नेल के नियम का अनुप्रयोग हुआ था। क्लियर है। उसके बाद में जब हम आगे बढ़े तो हमने आगे बढ़ के देखा क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन जब हम लोगों ने पढ़ लिया तो हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के हमने क्या देखा लेंस देखे। लेंसों के क्या क्या गुण होते हैं इन सारी चीजों पे हमने क्या किया अध्ययन किया। उसके बाद में हम और आगे बढ़े तो हमने देखा लेंसों से कौन सा फॉर्मूला बनता है तो आपने बताया 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u नाम का एक फॉर्मूला निकल के आता है। उसके बाद में हम पहुंचे एक अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र के बारे में और मैंने बताया भी था कि बेटा जी अपवर्तन का सूत्र तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपको उस पर इम्पोर्टेंट लगा लेना है। उसके बाद में हम और आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि क्या देखा बेटा जी फिर हम लोगों ने देखा कि अपवर्तन के कारण भाई एक पृष्ठ द्वारा या गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हमने देखा था वहां पे कि किस प्रकार से माध्यम चेंज होने पे अपवर्तन का सूत्र परिवर्तित होता है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। लेंस मेकर फॉर्मूले में कल हम लोगों ने बात की थी क्या बात की थी कि 1/f
इक्वल टू n2 बट्टे में n1 माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस k 1/r2। उसके बाद में हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, हमने देखा था आपका रेखीय आवर्धन और लेंस की क्षमता। तो लेंस मेकर फॉर्मूला भी इंपोर्टेंट है। सॉरी, जब लेंस की क्षमता देखी तो आज हम लोग काय पे पहुंचे, आज हम पहुंचे लेंसों के संयोजन पर। काय की बात की हम लोगों ने, लेंसों के संयोजन की बात की। और लेंसों के संयोजन में हमने देखा कि लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर होती है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/में f3 प्लस डॉट डॉट कितनी भी आप लेंसों को संयोजित करें 1/n की फोकस दूरियों को जोड़ते जा सकते। और यदि शक्ति की बात करेंगे तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। मैंने ये भी देखा कि जब दो लेंसों को संयोजित किया जाता है और एक दूसरे के संपर्क में न रखकर उससे कुछ दूरी पर रखा जाता है तो फॉर्मूला निकल के आता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू में f। क्लियर है तो इसी बात। तो ये सारी चीजों का अध्ययन हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था और इसी के साथ में हमने क्या कर लिया, आपका अपवर्तन को पढ़ लिया। अपवर्तन को क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। तो हमने परावर्तन पढ़ लिया, हमने अपवर्तन पढ़ लिया, हमने पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ लिया। ये सारे के सारे काय के गुण चल रहे हैं, काय के गुण चल रहे हैं, ये सारे के सारे गुण चल रहे हैं आपके प्रकाश के। अब अगला जो टॉपिक होता है वो आता है आपका प्रकाश का विचलन या वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का विचलन या वर्ण विक्षेपण, तो ये क्या है, प्रकाश का अगला गुण। अब इस गुण को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, जैसे परावर्तन को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ा, दर्पण पढ़ने पड़े। अपवर्तन को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ा, लेंस पढ़ने पड़े हैं। पूर्णांतरिक परावर्तन को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ा, उसके लिए हमें क्या पढ़ने पड़े, माध्यम परिवर्तन पढ़ना पड़ा। अब जब हम वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमें प्रिज्म। क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रिज्म पढ़ना पड़ेगा। अरे बात समझना। तो अगला अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है कौन सा, प्रिज्म। अगला अपना जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक निकल के आना है बेटा कौन सा, प्रिज्म निकल के आना है। तो अगला अपना टॉपिक है कौन सा है भाई, 3 टॉपिक पढ़ लिए ना, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन। उसके बाद में क्या आता है, विचलन, सॉरी वर्ण विक्षेपण आता है। और वर्ण विक्षेपण के लिए हमारा जो हेडिंग होनी है, जो टॉपिक होना है वो होना है प्रिज्म। क्या होना है बेटा, प्रिज्म। प्रिज्म, अब बात कर लेंगे प्रिज्म के बारे में। चलिए, प्रिज्म क्या है, क्या कंडीशन इसमें होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले। क्लियर है, आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर, मैंने कहा ठीक, आ जाइए यहाँ पर। प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म की अगर मैं बात करूं तो प्रिज्म में मैं कहूंगा दो समांगी पारदर्शी त्रिभुजाकार सतहों से घिरा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं कि समांगी पारदर्शी त्रिभुजाकार टुकड़े को ही क्या बोला जाएगा, प्रिज्म बोला जाएगा। अब टुकड़ा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कांच का हो, फाइबर का भी हो सकता है। अरे तो कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। और दूसरी बात कैसा होना चाहिए, पहली बात तो क्या होनी चाहिए बेटा जी, पारदर्शी होना चाहिए। और दूसरा कैसा होना चाहिए, समांगी पदार्थ होना चाहिए। तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है, प्रिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, प्रिज्म कहलाती है। देखिए मैं बात करता हूँ काय के बारे में, प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म के बारे में जब मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि सर जी प्रिज्म कहाँ है हमारे पास। आपने कहा सर जी प्रिज्म तो हमारे पास
ये रहा बेटा, समांगी पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का गुण क्या होता है, तो आप लोगों ने कहा सर जी प्रिज्म का गुण होता है कि इस पे जब कोई प्रकाश किरण आती है, इस पे जब भी कोई प्रकाश किरण आएगी, ठीक है, किस प्रकार से, ऐसे एक प्रकाश किरण आई, ठीक है, उसके बाद में इस प्रकाश किरण ने क्या किया, विचलित हुई इस प्रकार से, उसके बाद में क्या हुआ, ये प्रकाश किरण कैसे निकल गई, ऐसे करके, कैसे निकल गई, ऐसे निकल गई, कैसे निकल गई, इस प्रकार से, ये किरण आई, ऐसे विचलित हुई और कैसे निकल गई, इस प्रकार से निकल गई। अरे बात समझ में। अब इसको अगर मैं देखूं तो मैं क्या कह सकता हूं, देखिए कंडीशन क्या हुई होगी, जब ये प्रकाश किरण ऐसे आई है तो इसे जाना कैसे चाहिए था, इस प्रकार से जाना चाहिए, भाई ऐसे ही तो जाना चाहिए था इस प्रकाश किरण को, आपने कहा बिल्कुल सच्ची, इस प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था अगर ये प्रिज्म बीच में नहीं होता तो। अरे ये वाली जो प्रकाश किरण है, ये वाली जो प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण क्या कह रही है, ये प्रकाश किरण कह रही है कि अगर बीच में प्रिज्म न होता तो मैं कैसे आ रही होती, मैं तो ऐसे करके आ रही होती, कैसे आ रही होती, इस प्रकार से आ रही है समझ में। तो आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने क्या कहा कि इस प्रकार की ये कंडीशन बनने वाली होती, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, और डेल्टा हमारे यहाँ पे क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा जी, विचलन कोण कहलाता है। क्लियर है इतनी सी बात, चलिए और समझिए, ये वाली जो किरण है, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ये वाली जो किरण है, ये वाली जो किरण है, इस वाली किरण को हम लोग बोलते हैं कौन सी, विचलित किरण, कौन सी, विचलित या आपतित किरण भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, अपवर्तित, आपतित किरण अगर ये हो जाएगी तो इसे हम क्या बोल देंगे, अपवर्तित किरण, कौन सी हो जाएगी, अपवर्तित, कौन सी हो जाएगी बेटा, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, और ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी सभी विचलित, विचलित किरण, विचलित किरण। क्लियर है, हरिया समझ में। तो ये जो संरचना है, ये वाली जो संरचना है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा जी, प्रिज्म बोलते हैं। चलिए एक बार प्रिज्म की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से मैं कहूंगा, त्रिभुजाकार, 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 पारदर्शी, पारदर्शी, समांगी, त्रिभुजाकार कोमा पारदर्शी कोमा त्रिभुजाकार पारदर्शी तथा तथा समांगी, समांगी, त्रिभुजाकार पारदर्शी तथा समांगी आकृति को, आकृति को प्रिज्म कहते हैं, आकृति को प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ये क्या कहलाएगा बेटा, प्रिज्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। और प्रिज्म का ये गुण होता है, प्रिज्म का ये गुण होता है, तो क्या कर देता है, श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो मैं अगला पॉइंट क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मैं लिख दूंगा जी, त्रिभुज, त्रिभुज श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को, प्रकाश को उसके, उसके अवयवी
अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर देता है, विभक्त कर देता है तथा तथा इस परिघटना को इस परिघटना को घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये परिघटना क्या कहलाती है बेटा जी? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्लियर है त्रिजी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? क्लियर है ना बेटा जी? एक बार क्या करिए, इसको नोट डाउन करिए। हो गया? चलिए, तो ये हो गया आपका। अब जैसे ही हमारे पास प्रिज्म हुआ, अब प्रिज्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रिज्म प्रकाशित किरणों का क्या कर देता है? वर्ण विक्षेपण कर देता है। प्रिज्म में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार प्रिज्म उसके अवयवी 7 रंगों में, श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ये परिघटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। किस प्रकार से उन 7 रंगों में उसको विभक्त करता है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले। जो विचलन कोण बताया है, उस विचलन कोण का और प्रिज्म के कोण के साथ में किस प्रकार का रिलेशन होता है, उस रिलेशन की बात करेंगे। भाई प्रकाशित किरण आई है तो कोई ना कोई कोण बनाया होगा। आपको पता है कि अपवर्तन से पहले और अपवर्तन के बाद में जो कोण बनते हैं उन्हें काय से रिप्रेजेंट करते हैं? उसे करते हैं आई और काय से बेटा? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। काय से करते हैं? आई और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण जिसे हम बोलते हैं। इन चीजों के बारे में और इनके मध्य जो रिलेशन निकल के आएंगे, उन रिलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे अपनी अगली क्लास। क्लियर है इतनी सी बात? आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखें, क्या करना है? चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है? लाइक करना है। और क्या क्या करना है? और आप सब जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके।